हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड रह पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव बस अब होने को हैं। ऐसे में क्या होगी कांग्रेस की नीति और किस तरह से उसे नसीहतें दी जा रही हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे अरुण जी से। अरुण जी, क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र से बहुत सारी खबरें अब आ रही हैं और गठबंधन पे भी थोड़ा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में हार के बाद? देखिए पूजा जी, ये स्वाभाविक सी बात है जी। क्योंकि कल से जिस तरह से प्रतिक्रिया, कल से ही मैं कहूँगा प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इवन आपने देखा होगा कि कल प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी बोल दिया, कल कह दिया कि साहब कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि बीजेपी तीसरी बार कैसे आ गई। और वो लोग सब लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, वो एग्जिट पोल में जिस तरह की बातें कांग्रेस के फेवर में कही जा रही थी, उसके जस्ट ऑपोजिट चीजें कैसे हो गई। तो एक तरह से आप देखें तो कल से ही बात इस तरह की आनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि सबसे पहली शुरुआत आप देखेंगे कि जिस पार्टी के साथ अलायंस करके वो लोग उत्तर प्रदेश में इतनी सफलता हासिल किए, उस पार्टी समाजवादी पार्टी ने पहले ही उपचुनाव के लिए जो 6 सीटों की घोषणा कर दी। 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, उन लोगों ने एक तरफा तरीके से 6 सीटों पे घोषणा कर दी। और उनके जो एक नेता है रविदास मेहरोत्रा, उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि कांग्रेस पार्टी को जो है गठबंधन के लिए एक तरह से उन्होंने भी नसीहत दे दी कि साहब जो कांग्रेस पार्टी को जो है अपने जो गठबंधन के पार्टनर्स हैं उनको एक साथ ले चलने की बात कही। और कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को भी मौका दिया गया तो उनके साथ में और आम आदमी पार्टी के साथ में मिल के अगर हरियाणा चुनाव में लड़ा गया होता तो शायद तस्वीर दूसरी होती। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को सीट देने की बजाय उन्होंने पूरा का पूरा हरियाणा बीजेपी को दे दिया। तो इस तरह से, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आने का मतलब है कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो आहत हैं। और दूसरी बात आपने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में इवन आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस है उनकी तरफ से बहुत बहुत हार्श स्टेटमेंट उनकी तरफ से भी आया। उन्होंने कहा कि साहब आप कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि वो लोकसभा में जो है सेंटर में तो चाहती है कि न एडजस्ट करे, उसके बाद स्टेट में यानी जो रीजनल जो पार्टीज हैं उनके साथ चाहती है कि वहां उसको पूरा मौका मिले। मुझे लगता है ममता बनर्जी या फिर उनकी पार्टी को ये कहने का हक आपको लगता है क्या कि है? नहीं, क्योंकि नहीं, खुद उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस तरह से गठबंधन नहीं किया था। तो वो वही बात थी, कटुता वहीं से है। उसी की वजह से उन लोगों ने फिर से एक तरह से इस तरह का स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि आप साहब, एक तो जो उनके कांग्रेस के नेता थे वो लगातार उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस को। दूसरी बात आप देखेंगे कि उस समय की परिस्थितियों में देखें तो ममता बनर्जी किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। वो 1 या 2 सीटों के लिए तैयार हो रही थी और कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि उसको 5 या 10 सीटें दी जाएं। तो वो उस वजह से वहां पर बात अटक गई। वही यहाँ पर भी हुआ, उसकी अटक गई तो उसका, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस का डिसीजन था उसके फेवर में चला गया। कांग्रेस पार्टी कहाँ कुछ कर पाई वहां पर। उसी वजह से उन लोगों कहा कि कांग्रेस को ये आकलन करना चाहिए साहब कि जो पार्टी जहां पर मजबूत हो उसको उसी ढंग से ट्रीट किया जाए। इसकी वजह से भी मैं कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के साथ में जो हरियाणा में एक तरह से यूं कहिए कि जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं हुआ, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने सुबह सुबह अपना एक स्टेटमेंट उनका भी आ गया कि वो लोग दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और वो लोग भी एडजस्ट नहीं करेंगे। तो और मैं आप आंकड़ों में जाइए तो आप देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी को हरियाणा का रिजल्ट जो है वो बहुत ऐसा रहा है कि अगर आप और कांग्रेस मिलकर लड़ी होती तो 6 सीटें ऐसी थी जहां पे कांग्रेस वो सीट, ये दोनों गठबंधन जो है वो जीत सकते थे और भाजपा के हाथ से चीजें निकल सकती थी। क्या मतलब वो एक प्रभावशाली हो सकता था आप, क्योंकि देखिए 39.9 के आसपास दोनों के ही वोट बैंक हैं। वो जो वोट का प्रतिशत है उन लोगों का, कांग्रेस और जो बीजेपी का वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट सेम है, ये आपने देखा होगा। लेकिन अगर सीटों का अंतर देखें तो उनको 37 मिला है, उनको 48 मिल गया है। तो ये जो सीटों का अंतर हुआ है इतने, जबकि मत प्रतिशत बराबर हैं,
तो इस बात को लेते हुए जो काफ़ी गतिरोध और काफ़ी विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि साहब 2% यानी उनको 1.75% के करीब मिला है उनको वोट। तो उसकी अगर वो कांग्रेस के साथ चला जाता और 5 से 10 सीट पे वो लोग प्रभावित है, कुछ उनका अगर वोट ट्रांसफ़र हुआ होता, तो या फिर समाजवादी पार्टी के साथ में आए होते, क्योंकि समाजवादी पार्टी अहिरवाल रीजन में कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो यादवों की संख्या वहाँ पर है उस रीजन में करीब-करीब महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव के पास में, रेवाड़ी में, ये सब जो एरियाज़ हैं अहिरवाल रीजन में आते हैं। तो वहाँ पर बात हो रही थी कि अगर समाजवादी पार्टी को 2 से 4 सीट पे एडजस्टमेंट कुछ किया गया होता, तो ये जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस को जो है इन सब चीज़ों पे इसीलिए ब्लेम किया जा रहा है। कांग्रेस जो है कुछ ज़्यादा ही उसको आत्मविश्वास हो गया था। तो ज़्यादा आत्मविश्वास, भले ही वो लोग कहें कि जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी जो है दंभ से भरी हुई है और कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास से भरी हुई है। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के आला कमानों ने हुड्डा जी पे कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया और शैलजा को थोड़ी देर जो साइडलाइन किया गया उसका बड़ा असर पड़ा? देखिए, मैं तो इसको इस तरह से लूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप भी जिस तरह से जो जाट लीडर्स थे उनके प्रेशर में, खासकर भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे जो हैं 2 लोग, उन लोगों के साथ में जो है पूरी तरह से उनके साथ में हो लिए। एक तरह से देखा जाए उन लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया, या यूं कहिए कि उनके सामने वो लोग जो है इस तरह की स्थिति नहीं बना पाए कि बात मनवा ली जाए। इसीलिए एक तरफा जिस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, और दूसरा आपने देखा होगा कि जिसको उन लोगों ने चाहा, उन लोगों ने एक तरह से राहुल गांधी को विश्वास दिला दिया कि साहब हमारी स्ट्रेटजी के तहत आप चलेंगे तो हम लोग इसको हरियाणा को जीत लेंगे। मतलब 5 सीटें लोकसभा में हम जीत चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्योंकि हर बार 2 टर्म ही कोई भी सीएम रहा, तो 2 टर्म रहा, तो इस बार खट्टर साहब को हटा दिया गया था, तो सैनी साहब का उस समय बीजेपी बैकफुट पे दिख रही थी। इसी वजह से जो कांग्रेस का आत्मविश्वास जो है अति आत्मविश्वास में बदल गया। तो आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा चुनाव से 2 लड़कों की जो जोड़ी बड़ी पॉपुलर हुई थी यूपी की, वो टूट गई, और दूसरा महाराष्ट्र पे इसका कितना असर पड़ने जा रहा है? क्योंकि आपने प्रियंका चतुर्वेदी का नाम लिया, सामना में आज जो संजय राउत जी ने लिखा है वो भी उस पे भी बड़ा विरोध हो रहा है, और उन्होंने सीधे सीधे भाजपा की तारीफ कर दी है, और जिस पे नाना पटोले ने कह दिया है कि संजय राउत की तारीफ है कि भाई कांग्रेस की किस तरह से भाजपा लड़ी और उसने जीत करके अपना सारे दांव पेच दिखा दिए कि वो कितनी अच्छी पार्टी है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो है ये अच्छापन क्या ये महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी पे असर डालेगा? और जिस तरह से नाना पटोले अब आपत्ति जता रहे हैं, और जो उन्होंने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की राजनीति की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग अलग है, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले और अंबेडकर की विचारधारा है, तो क्या आपको लगता है कि इसका थोड़ा असर दिखेगा? देखिए, जिस तरह से पटोले साहब का स्टेटमेंट आया है उसको और संजय राउत की जो बात आपने कही, दोनों को 2 तरीके से देखिए। संजय राउत साहब का जो मानना है, उन्होंने देख लिया कि बीजेपी जो है लास्ट मोमेंट तक चीज़ों को मैनेज कर ले जा रही है, उसमें उनका जो काडर है उसका कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है। कल हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। तो जो महाराष्ट्र की स्थिति है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने प्रोग्राम्स के जरिए आगे बढ़ रही तो उसकी एक्सेप्टेंस है। आपने देखा होगा आज फिर से जो है जो फ्री राशन मिल रहा है 28 तक बढ़ा दिया। ये बहुत जबरदस्त जो प्रो पीपल प्रोग्राम है जिसमें गरीब लोगों को फायदा होता है, उसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के लिए भी पीएम ने कुछ अनाउंसमेंट कर दी। महाराष्ट्र में आपने देखा कि उन्होंने जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो प्रो वीमेन जो लाडली बहना जैसी एक स्कीम लॉन्च की है, उसको कांग्रेस बहुत क्रिटिसाइज की, लेकिन वो तो प्रो पीपल प्रोग्राम है, जनता के हित में प्रोग्राम है। और महिलाओं ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में वापसी करवा दी थी, उस तरह की स्थिति बन सकती है। इसी वजह से और पटोले साहब का जो स्टेटमेंट आ रहा है, आपने देखा उसमें उन्होंने बाबा साहब और उनका नाम लिया, ज्योतिबा फूले का। उसका कहने का मतलब सिर्फ ये, वहाँ 12% जो है दलित पॉपुलेशन है। 12% दलित पॉपुलेशन जो है वहाँ पर जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, और महाराष्ट्र की राजनीति में दलित वोट बैंक जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल
नेचुरल है, बाबा साहब उसी बिरादरी से आते थे, तो वहाँ पर जो वो पॉलिटिकली बहुत बहुत अवेयर कम्युनिटी है और डिसाइडिंग भी हो जाती है। इस वजह से उन्होंने उस तरह से कोशिश की है कि साहब हम लोग जो है उस कम्युनिटी को जो अभी से प्लेकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में दलित वोट बैंक इनके साथ में नहीं आया, दलित वोट बैंक छिटक गया, जिसके ऊपर वो लोग भरोसा कर रहे थे कि साहब हमने जाट वोट बैंक को एक कर लिया है, माइनॉरिटीज हमारे साथ में है और बाकी 36 बिरादरी की बात कर ही रहे थे, तो उनका विश्वास उस पर था कि हमने ओबीसी को टिकट दिया हुआ है, लेकिन दलित वोट बैंक पूरी तरह से हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग स्वीप करेंगे। ये कॉन्फिडेंस जो है वहां डगमगा, हरियाणा में डगमगा गया। इसीलिए अभी से उन्होंने इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश की है कि हम दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है। और एक तरह से देखा जाए तो शिवसेना को भी उन्होंने कहा है, आपने देखा होगा उन्होंने जो है पवार साहब की बात कही है कि पवार की लीडरशिप में, तो इसका मतलब जो पवार की लीडरशिप कहने का मतलब है कि एनसीपी का जो पवार फैक्शन है, पवार साहब की लीडरशिप को मानते हुए उन लोगों ने जो है कोशिश की है कि शिवसेना उद्धव जो गुट है उसको थोड़ा सा दबाव में लाएं। और दूसरी बात यह है कि शिवसेना उद्धव गुट जो है लगातार महाराष्ट्र में दबाव बना रहा है कांग्रेस पर कि चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए, और वो लोग चाह रहे हैं कि शिवसेना को जो है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर उनके बेटे, नहीं लेकिन उद्धव ठाकरे की ही बात आ रही, फिर से उनको फेस डिक्लेयर कर दिया जाए और बाकी जो 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 एमवीए है, महाअघाड़ी है, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़े। तो आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी कुछ हरियाणा जैसा होगा कि सीएम पद के दावेदार बहुत सारे सामने आ जाएंगे, क्योंकि नाना पटोले की भी इच्छा जरूर होगी कि वो जाहिर सी बात है, वो इस समय कांग्रेस के बहुत प्रभावशाली नेता हैं, स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के, तो उनकी एम्बिशन तो होगी ही। तो ये उनके जिस तरह से तल्ख सा उनका स्टेटमेंट आया है, शरद पवार की जो सुप्रिया सूले को आगे बढ़ाने की स्थिति वो भी होगी, क्योंकि वहां पे भी ये टूट देखने को मिली थी और उसके बाद जो सरकार चल रही थी वो स्प्लिट हो गई थी। जी हाँ देखिए, उसमें दिक्कत ये है कि शरद पवार साहब तो उनके साथ में आ सकते हैं, लेकिन शरद पवार जी का भी एक स्टेटमेंट आ चुका है कि चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो है, चीफ मिनिस्टर जो है चुनाव के बाद डिसाइड करना चाहिए। तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो भी उस शिवसेना की बात से अग्री नहीं कर रहे हैं। तो महायुति कह रहा हूँ, एमवीए जो महाअघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी है, उसमें भी उस तरह की एका नहीं दिख पा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पे फिर आप क्या कहेंगे कि क्या ये पावरफुल रहेंगे अब्दुल्लाज कांग्रेस के ऊपर, या फिर कांग्रेस को कुछ स्थिति में वहां पे सुधार देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस को जो जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी, उन लोगों ने तकरीबन 32 सीट लड़ी थी, 32 सीट में उनको सिर्फ 6 सीट पे सफलता मिली है। और आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 के आसपास लड़ी थी और उनको 42 सीट्स मिली है। तो जाहिर सी बात है, कोई कंपैरिजन इस समय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव के जो रिजल्ट के पहले बात कर रही थी, स्टेट यूनिट के चीफ साहब कह रहे थे वो पीडीपी को भी इन्वाइट करने की बात कर रहे थे, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आवाज बदल गई जब फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हुए, तो उसके बाद कहा कि ओमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। थोड़ा सा उन लोगों ने प्रतिवाद किया, उन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस की और सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन 6 सीट आपके पास आई है, तो आप उस स्थिति में नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ कह सके, क्योंकि उन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में वैली रीजन में स्वीप किया है। आउट ऑफ 52 जो कंटेस्ट किया उन लोगों ने, उसमें 42 सीट्स जितना बड़ी बात है, तो उसमें वहां उनके पास वो स्थिति नहीं है, इसलिए उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोऑपरेट करना ही उनकी मजबूरी है। जी हाँ। तो अब ये बताइए कि अब जो ये नसीहतें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, और कांग्रेस पार्टी को क्या मिल रही है, वो सीधे सीधे नसीहत आपको भी पता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब को मिल रही है। अब आपको क्या लग रहा है, ये कांग्रेस अब किस तरफ जाके बैठेगी? देखिए, कांग्रेस को वो स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिस तरह से आपने देखा कि फ्रंट फाइट, मतलब जो लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, इसका डिसीजन जो है आपने हरियाणा चुनाव में देख लिया। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट किया था कि जो पार्टी पावरफुल है उसके साथ में आप जो है छोटे भाई बन के लड़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, जिसका जो रिफ्लेक्शन आपने उत्तर प्रदेश में देखा। तो आपको महाराष्ट्र की राजनीति में इस रियलिटी को समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अगर आप अति आत्मविश्वास के साथ जाएंगे कि हम ही जीतेंगे, वो तो एक्सपोज हो चुका है, वो हरियाणा की जो है एक्सपेरिमेंट में एक्सपोज हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आपको एक तरह से दिखा दिया कि हम ही रीजनल लेवल पे मजबूत हैं।
रही बात झारखंड की, झारखंड में भी जेएमएम बड़ी पार्टी है, उसका ज्यादा वोट बैंक है बनस्पत कांग्रेस के, तो वहां पर भी उन्हें जेएमएम के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, तभी। अदरवाइज रीजनल जो लीडरशिप है उसको आप नहीं पहचानेंगे या उसकी माइट को, उसकी पावर को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके बीच का रास्ता हो सकता है। लेकिन जो कांग्रेस में कुछ लीडर्स हैं जिनके जो एरोगेंस की वजह से, मैं एरोगेंस इसलिए यूज कर रहा हूं कि सेंट्रल लीडरशिप में राहुल गांधी ने जो यात्रा की, बहुत बहुत एक तरह से देखा जाए उन्होंने पार्टी में आत्मविश्वास लौटाने की कोशिश की, लेकिन जो लोग जमीनी नेता नहीं है उनके स्टेटमेंट्स जो आते हैं वो मुझे लगता है बाकी पार्टी के लिए थोड़ा सा ज्यादा नुकसान पैदा करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की है पार्टी को फिर से एक तरह से मैं कहूँगा रिसरेक्ट करने में, जो 10 साल के बाद 90-99 सीट आना वो छोटी बात नहीं थी। तो एक एक्सेप्टेंस है, राहुल गांधी जिस तरह से निडर तरीके से बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो उनमें पोटेंशियल पूरी की पूरी तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर लीडरशिप दूसरे ढंग से नहीं सोचेगी तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आत्मविश्वास जो है उनका जो है वो जो आत्मविश्वास एक होता है आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास। तो ये अति आत्मविश्वास से थोड़ा कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए और ग्रास रूट रियलिटी है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग तो जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। बाकी तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोग मंथन करने के लिए उनके पास, वो लोग आने वाले समय को देख सकते हैं किस तरह की राजनीति होगी, वो लोग बेहतर तरीके से अपनी पार्टी की नीति को तय कर सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि सेंट्रल लीडरशिप जो है कांग्रेस की वो क्या सोचती है और महाराष्ट्र और आगामी उपचुनावों के लिए वो किस तरह के डिसीजंस लेती है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं और आपको किस विषय पे बात हम अरुण जी से जाननी है। देखते रहिए India.com।